हाय फ्रेंड्स। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके गुलमोहर बुक के 5वें चैप्टर के बारे में। इसका टाइटल है द मास्क। यहाँ जो मास्क की बात हो रही है ये वो मास्क नहीं है जो अभी हम लोग कोरोना की टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, जो सिर्फ नाक को प्रोटेक्ट कर। यहाँ कुछ इस तरह के मास्क की बात हो रही है। इस स्टोरी का नाम द मास्क क्यों रखा गया है, इसे आप लोगों को ये पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगा। तो पहले मैं इसके राइटर के बारे में बता दूं। इसके राइटर हैं सत्यजीत रे, जो कि एक फिल्म डायरेक्टर भी हैं बंगाली लैंग्वेज में। इन्होंने काफ़ी सारी काल्पनिक कहानियाँ लिखी हैं। इनकी कहानियों के ही एक बहुत ही फेमस कैरेक्टर हैं प्रदोष चंद्र मित्तर, जिनको फेलुडा भी कहा जाता। उन्हीं के बारे में ये पूरी कहानी है। तो बात कर लेते हैं पहले इसके मेन कैरेक्टर के बारे में। पहले हैं हमारे फेलुडा, जो एक डिटेक्टिव है यानी जासूस। दूसरे हैं टॉप्सी, जो फेलुडा के कजिन हैं और उनके साथ ही काम करते हैं। उनके सारे डिटेक्टिव केसेस में उनके साथ रहते हैं और ये इस कहानी के नरेटर भी हैं। तीसरे हैं राजेन बाबू। इन्हीं का केस फेलुडा और टॉप्सी मिलके सॉल्व करने वाले हैं। राजेन बाबू एक रिटायर्ड अच्छे नेचर के इंसान हैं जो दार्जिलिंग में रहते हैं। और चौथे हैं तिंकोरी बाबू, राजेन बाबू के पेइंग गेस्ट। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। इस कहानी की शुरुआत एक मॉल में होती है, जहाँ टॉप्सी राजेन बाबू और उनके एक मित्र को कुछ बातें करते हुए अचानक से सुन लेते हैं और फेलुडा से जाके कहते हैं कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ चल रही है, जिसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट यानी छानबीन करने की जरूरत है। अब यहाँ पे राजेन बाबू के बारे में बताया जा रहा है। राजेन बाबू एक बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं, जो सारे लोगों के साथ आसानी से घुल मिल जाते थे और अब वे अपनी जिंदगी दार्जिलिंग में बिता रहे। वे एक रिटायर्ड पर्सन थे। कुछ दिन पहले ही उन्होंने अपने घर पे एक पेइंग गेस्ट, यानी कि वैसे लोग जो रेंट पे रहने आते हैं, पैसे पे करके रहते हैं, एक पेइंग गेस्ट रहने आए हुए थे। उनका नाम था तिंकोरी बाबू। तिंकोरी बाबू की एक कमजोरी थी, उन्हें सिगार की लत थी और राजेन बाबू के घर पे रहने से पहले उन्होंने राजेन बाबू से अनुमति ले ली थी कि उन्हें इससे कोई ऑब्जेक्शन यानी कोई परेशानी तो नहीं। कुछ दिन पहले राजेन बाबू को एक धमकी भरा खत मिला था। वो हाथों से लिखा हुआ नहीं था, बल्कि उसके सारे वर्ड्स और लेटर किसी न्यूज़पेपर या फिर बुक से काटकर चिपकाए गए थे और उसे तैयार किया गया था। उस पे ये लिखा था कि बी प्रिपेयर्ड टू पे फॉर योर सिंस, मतलब अपने पापों की भरपाई के लिए तैयार हो जाओ। जब फेलुडा और टॉप्सी राजेन बाबू के घर पे उनसे पूछताछ करने पहुंचे तो फेलुडा ने उनसे पूछा, क्या कोई वजह है जिससे आप किसी पे भी शक कर सके? तो राजेन बाबू ने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। मुझे याद नहीं है कि मैंने कभी भी किसी को भी किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचाया हो। फिर फेलुडा ने पूछा, क्या कोई आपसे रेगुलर मिलने आता है? इस पर राजेन बाबू कहते हैं, नहीं, मुझसे ज़्यादा कोई मिलने नहीं आता, पर डॉक्टर फोनी मित्रा, वो अक्सर मुझसे मिलने आते हैं जब भी मैं बीमार होता हूँ। कुछ छानबीन के बाद फेलुडा ने टॉप्सी से कहा, डॉक्टर फोनी मित्रा, ये एक सस्पेक्ट हो सकते हैं, यानी जिन पे हम लोग शक कर सकते, और यही वो हो सकते हैं जो राजेन बाबू को लेटर भेज रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे डॉक्टर फोनी मित्रा को पैसों की ज़रूरत हो और उन्हें अच्छे मरीज नहीं मिल पा रहे हों, इसीलिए वो राजेन बाबू को ऐसे धमकी भरे खत लिखकर उन्हें डराना चाहते हैं और उन्हें बीमार करना चाहते हैं। इसके बाद फाइनली राजेन बाबू को तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा और वो आएंगे, उन्हें पैसे मिल जाएंगे। दूसरे इंसान जो राजेन बाबू से अक्सर मिलने आते थे वो थे मिस्टर घोसाल। वो एंटिक्स यानी पुरानी चीज़ों के काफ़ी एक्सपर्ट थे। उनके साथ रहते रहते राजेन बाबू ने भी अपने में पुरानी चीज़ों के लिए जिज्ञासा जगा ली थी और उन्होंने काफ़ी सारे मास्क, डैगर्स यानी कटार और पुरानी पेंटिंग को जमा कर लिया था। अगले दिन जब फेलुडा और टॉप्सी तिंकोरी बाबू से एक कॉफ़ी शॉप में मिलने गए, तब तिंकोरी बाबू ने घोषाल के बारे में उन्हें और भी जानकारी दी और कहा कि मुझे लगता है कि वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन, मतलब बेईमान इंसान है, उन पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। ऐसा तो लगता है कि उन्हें पुरानी चीज़ों में काफ़ी इंटरेस्ट है, लेकिन मुझे तो रियली में ऐसा लगता है कि वो उन सारी चीज़ों को कम दाम पे खरीदना चाहते हैं
और फिर विदेशियों को ऊंचे दामों पर बेच देना चाहते हैं। तब फेलुडा कहते हैं तब तो ज़रूर उसके पास एक रीज़न है कि वो राजेन बाबू को ऐसे खत भेज सके। आगे उन्होंने कहा कि जब वे क्यूरियो शॉप यानी एक तरह की दुकान जहाँ पे पुरानी चीज़ों का कलेक्शन हो, वहाँ नए माल आने वाले हैं आज शाम में। तो इस पे तिंकोरी बाबू ज़ोर से चिल्लाते, आई सी। फिर तिंकोरी बाबू आगे कहते हैं कि इस तरह के धमकी भरे खत से राजेन बाबू ज़रूर डर जाएंगे और वे घर पे ही रहेंगे कुछ दिनों के लिए, और मिस्टर खोसाल आसानी से इन सारे नई चीज़ों को खरीद के ले जाएंगे। तो फेलुडा कहते हैं एग्जैक्टली। उन लोगों का अगला सस्पेक्ट राजेन बाबू का बेटा प्रबीर मजूमदार था, जो कि अब उनके साथ नहीं रहता था। राजेन बाबू ने एक बार अपने बेटे को उनके ही अलमारी से पैसे चुराते हुए पकड़ लिया था। उसके बाद उन्होंने अपने बेटे को घर छोड़कर जाने को कह दिया। तो अब बेटा और पापा साथ में नहीं रहते। फेलुडा की इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि प्रबीर यानी राजेन बाबू का बेटा वो हाल ही में दार्जिलिंग आया है। इस खबर को सुनकर तिंकोरी बाबू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। तिंकोरी बाबू कहते हैं कि राजेन बाबू को तो ये पता ही नहीं है कि उनका बेटा टाउन में आया हुआ है, और मुझे लगता है कि उन्हें ये बात बतानी भी सही नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी एक सदमे में है। यानी ये जो धमकी भरे लेटर मिल रहे थे उसके बारे में बोला जा रहा है, और फिर ये दूसरा शॉक, नहीं, उन्हें नहीं बताना चाहिए। फेलुडा कहते हैं कि फिर तो प्रबीर के पास भी वजह है अपने पिता को धमकाने की। अब फाइनली केस उस जगह पे था जहाँ पर उनके पास 3 सस्पेक्ट थे, यानी ऐसे 3 लोग जिन पर शक किया जा सकता, लेकिन कोई सबूत नहीं था। तभी अचानक एक दिन कुछ बहुत ही डरावना हुआ। एक सुबह फेलुडा को एक मैसेज मिला जिसमें यह था कि राजेन बाबू उनसे अर्जेंटली मतलब तुरंत मिलना चाहते हैं, और फिर वे दोनों यानी फेलुडा और टॉप्सी उनके घर पहुंच गए तुरंत। जब वे दोनों राजेन बाबू के घर पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि राजेन बाबू बिस्तर पे लेटे हुए हैं और वे चेहरे से काफ़ी ज़्यादा थके हुए और सफ़ेद नज़र आ रहे थे। जनरली ऐसा तब होता है जब इंसान पूरी रात नहीं सोया हो, डर से रहा हो, और उनके बगल में ही डॉक्टर मित्रा बैठे हुए थे, उनका इलाज कर रहे थे, और तिंकोरी बाबू उन्हें देख रहे थे। फिर राजेन बाबू धीरे धीरे बोलने की कोशिश कर रहे थे कि पिछले रात मिडनाइट के बाद मैं अचानक उठा और वहाँ पे मैंने देखा चेहरा, मास्क फेस, चेहरे पे मास्क था। हाँ, वो एक मास्क फेस था, उसने मास्क पहन रखा था, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था, बहुत डरावना लग रहा था। राजेन बाबू ऐसे बोलते जा रहे थे। मैं आप लोगों को बता नहीं सकता मैंने अपनी पूरी रात कैसे बिताई है। डॉक्टर उनसे कहते हैं आराम से, आपको अभी पूरी तरह रेस्ट की जरूरत है। तभी फेलुडा डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर मित्रा, क्या आप पिछली रात को कहीं गए थे? आपके जैकेट पे ये मिट्टी का दाग लगा हुआ है। तो डॉक्टर मित्रा जवाब देते हैं, हाँ, मैं एक पेशेंट को देखने के लिए गया हुआ था। डॉक्टर के जाने के बाद फेलुडा राजेन बाबू से पूछते हैं, वो मास्क दिखता कैसा था? राजेन बाबू ने दीवार पर टंगे हुए मास्क की तरफ दिखाते हुए कहा कि वो मास्क उनमें से ही एक के जैसे लग रहा था। इस मास्क की तरफ वो दिखा रहे थे वो वाकई में बहुत ज्यादा डरावना था। तिंकोरी बाबू अब तक डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर अंदर आ चुके थे, और उन्होंने सबसे वहाँ पे कहा कि आई एम सॉरी, मुझे आज कोलकाता के लिए निकलना पड़ेगा। मैंने टिकट चेंज कराने की कोशिश की, लेकिन अगले 10 दिन तक फिर कोई बुकिंग नहीं थी। लेकिन जाने से पहले मैं पुलिस को बता के जाऊंगा कि राजेन बाबू को प्रोटेक्शन की जरूरत है। और फिर फेलुडा से कहा कि आप अपने इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू रखिए, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा या ना कोई आपको मना करेगा। टॉप्सी और फेलुडा ने ये डिसाइड किया कि वे उस रात राजेन बाबू के घर पे ही रुकेंगे। दिन भर उन्होंने अपने अपने काम किए, फिर फाइनली शाम में राजेन बाबू के घर पे आ गए। उन्होंने देखा कि राजेन बाबू अब काफी बेहतर हैं। राजेन बाबू ने उन दोनों को उनका कमरा दिखा दिया। फेलुडा अपनी बेड पे जाके लेट गए और फिर टॉप्सी से कहा कि मैंने आज दोपहर में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की और मैंने ये पाया कि प्रबीर और खोसाल दोनों ही कल रात में 9 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक पार्टी में थे, और वो मास्क वाला इंसान तो मिडनाइट के बाद आया था। फिर फेलुडा वहाँ से निकल गए। फेलुडा कमरे से निकल गए और टॉप्सी वहीं पे बेड पे लेटे लेटे ही सो गए।
लेकिन अचानक से जब उन्हें नींद में इस बात का एहसास हुआ कि कोई उनके कमरे में है, तो वे अचानक से अपनी आंखें खोलते हैं और उनके सामने जो चेहरा था वो बहुत ज्यादा डरावना था। फिर से वही मास्क था, वही मास्क वाला इंसान। जैसे ही टॉप्सी ने अपना मुंह खोलना चाहा चिल्लाने के लिए, तभी वो इंसान जिसने मास्क पहन रखा था अपने मास्क को हटा दिया और टॉप्सी की वो चीख बस एक नर्वसनेस में बदल गई और वे कहते हैं, फेलूटा, ओह माय गॉड, ये तुम थे? तो फेलूटा कहते हैं, हाँ ये मैं ही हूँ। लिविंग रूम में मैं सारे मास्क को ट्राई कर रहा था, क्यों नहीं तुम एक बार इस मास्क को पहन के देख लेते हो। फेलूटा ने उस मास्क को टॉप्सी को दे दिया, टॉप्सी ने उसे पहन लिया। तो फेलूटा उनसे पूछते हैं, क्या तुम्हें कुछ असामान्य लग रहा है? तो टॉप्सी कहते हैं, हाँ क्यों नहीं, ये मेरे मुंह से बहुत ज्यादा बड़े साइज का है। फेलूटा कहते हैं, ध्यान से सोचो, क्या तुम्हें कुछ भी अलग नहीं लग रहा है? टॉप्सी कहते हैं, हाँ मुझे कुछ अजीब सा स्मेल आ रहा है शायद। फेलूटा पूछते हैं, किस चीज का? टॉप्सी जवाब देते हैं, चेरो, यानी वो सिगार जो तिंकोरी बाबू खाते थे। तो फेलूटा जवाब देते, एग्जैक्टली। टॉप्सी की धड़कन बहुत तेज हो चुकी थी और वो बोलते, टिंकोरी बाबू? फेलूटा एक लंबी सांस लेते हुए कहते हैं, हाँ मैं भी डर गया था, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है कि आखिर वो क्यों राजेन बाबू को डराना चाह रहे थे, जबकि वो राजेन बाबू की इतनी ज़्यादा इज्जत करते हैं। फिर क्यों वो ऐसा कर रहे हैं, अब शायद हम लोग ये कभी नहीं जान पाएंगे। अगली सुबह जब टॉप्सी और फेलूटा ने जाकर ये बात राजेन बाबू को बताई, तो वे भी काफ़ी ज़्यादा शॉक में थे कि आखिर तिंकोरी बाबू ने ऐसा क्यों किया। वे बात कर ही रहे थे कि राजेन बाबू के लिए फिर से एक लेटर आता है। राजेन बाबू उसे अपनी कांपती हुई हाथों से खोल रहे थे और उसे पढ़ने लगे। वो लेटर कुछ ऐसे लिखा हुआ था, डियर राजू, यानी राजेंद्र का शॉर्ट फॉर्म। तुम सोच रहे होगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं कौन हूँ, तो यहाँ एक कहानी है। 50 साल पहले तुमने जिस लड़के को पैर मारकर गिरा दिया था 100 यार्ड के रेस में स्पोर्ट्स डे के दिन, मैं वही लड़का हूँ। मैंने ना सिर्फ मेडल को मिस किया था, मतलब मुझे मेडल नहीं मिला था, बल्कि मैं काफ़ी ज़्यादा घायल भी हो गया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र किसी और शहर में हो गया था और मैं उस इंसिडेंट के बारे में तुम्हें कभी नहीं बता सका। मैं तुम्हारे साथ आर्ग्यूमेंट करना चाहता था, तुमसे झगड़ना चाहता था कि तुमने उस दिन मुझे कितनी बुरी तरह से हर्ट किया था, फिजिकली भी और मेंटली भी, यानी मुझे शरीर पे भी चोट दिया था और मेरे दिमाग पे भी। मैं तो तब तक तुम्हारे बारे में नहीं जानता था जब तक मैं यहाँ रहने के लिए नहीं आया। मैंने तुम्हारे यहाँ बचपन की कुछ फोटोज देखी और तब मुझे पता चला कि तुम ही हो वो, और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं तुम्हारे साथ कुछ तो ऐसा जरूर करूंगा जिससे तुम काफी ज्यादा डर जाओ, और छोटे समय के लिए ही सही, पर मैं तुम्हें परेशान जरूर करूंगा। मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाना चाहता था, बस ये मेरा तरीका था कि मैं तुम्हें तुम्हारे बीते हुए पापों के लिए सजा दे। अब फाइनली ये खत्म हो गया है, बीती हुई चीजों को भूल जाओ और अपनी अपनी जिंदगी जीते। विद गुड विशेस, तुम्हारा दोस्त टीनू, यानी तिंकोरी मुखोपाध्याय। ये था पूरा लेटर का कन्वर्स, और फाइनली ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है। आई थिंक आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।